मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कई प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बातें करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है आपका, डार्क फाइबर क्या है? प्रश्न कर रहा है आपका कि डार्क फाइबर क्या है। चलिए भाई बताया जाए कि डार्क फाइबर क्या है। यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रकारों का सामूहिक नाम है। क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? है ना? चलो भाई, कैसा है ये तो आप ही लोग बताएंगे। दूसरा विकल्प कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा विकल्प? महासागर और समुद्र के हिस्सों में दूरसंचार संकेतों को ले जाने के लिए समुद्र तल पर बिछाई गई एक केबल है। तीसरा विकल्प कह रहा है इंटरनेट का। तीसरा विकल्प आपसे कह रहा है इंटरनेट का। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? इंटरनेट का हिस्सा है। क्या है? इंटरनेट का हिस्सा है जो सर्च इंजन के लिए विजिबल नहीं होता और इसके लिए अनाम ब्राउजर के उपयोग की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा है? चलिए अगले को विकल्प की ओर बढ़ते हैं। अगला विकल्प कह रहा है कि अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर जो फाइबर ऑप्टिक संचार में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। किसके लिए उपलब्ध होता है भाई? एक प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको बता दूं ये क्या है ये। तो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इस पे हम लोग बात करें तो आपको बताता हूँ कि यह क्या है। तो यह है भाई, क्या है यह अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर जो फाइबर ऑप्टिक संचार में उपयोग उपलब्ध होता है। तो ये डार्क फाइबर, ये अनलिमिटेड फाइबर एक अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर है जो फाइबर ऑप्टिक संचार में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। और आपको बता दूं कि डार्क फाइबर को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से लीज पर लिया जा सकता है और बैंडविड्थ आवश्यकता होने पर लागत पुनरावृत्ति से बचने के लिए कंपनियां होती हैं उनके द्वारा कई अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर डार्क फाइबर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का सामाजिक सुरक्षा कोड निम्नलिखित में से किसे सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाता है जिसमें उनका बीमा स्वास्थ्य भी शामिल है? चलिए भाई देखा जाए। असंगठित क्षेत्र, गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता। सही कोड का चयन करना है भाई आपको। केवल एक सही है कि एक दो सही है कि एक तीन सही है कि सभी सही है? तो देखो 2020 का जो सामाजिक सुरक्षा कोड असंगठित क्षेत्र, गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और उनके बीमा स्वास्थ्य से सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाता है। अर्थात इसमें जो है सभी विकल्प आपके सही हैं। केरल बर्ड एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है केरल बर्ड एटलस। ये क्या है भाई? यह भारत में, अब देखो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों पर हम लोग ये ध्यान देते हैं कि क्या पूछा रहा है। तो यहाँ पूछा रहा सही है, तो चलिए दोनों कथनों को पढ़ा जाए और देखा जाए। यह भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है। यह पाया गया आर्द्र मौसम तुलना में शुष्क मौसम के दौरान प्रजातियों की संख्या अधिक है। तो आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि ये एटलस एटलस क्या है भाई? देखो यहाँ पर पक्षियों को संरक्षित करने के स्थान है ना, तो ये क्या सही है इसमें? तो इसमें दोनों कथन सही है। तो आपको बता दूं कि जो केरल बर्ड एटलस है भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में जो ठोस आधारभूत डेटा होते हैं उनको तैयार किया जाता है।
और इससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। भौगोलिक सीमा, नमूना प्रयास और 25,000 चेकलिस्ट के एकत्रीकरण से प्राप्त प्रजातियों की कवरेज के मामले में यकीनन एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस है ये। और आपको बता दूं कि यहाँ जो पाया गया है, यह पाया गया है कि आर्द्र मौसम की तुलना में शुष्क मौसम के दौरान प्रजातियों की संख्या अधिक थी, जबकि प्रजातियों की प्रचुरता और समानता दक्षिणी जिलों में की तुलना में मध्य जिलों में अधिक थी। अधिकांश पश्चिमी घाट में केंद्रित थे, जबकि संकटग्रस्त प्रजातियां ज्यादातर तट के किनारे थी। सर्वेक्षण में प्रवासी प्रजातियों की कम अवधि के मार्ग की अनदेखी की। तो ये एक सर्वेक्षण जो है प्रोग्राम है केरल का। अगला सवाल है, सेला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में, कि सिक्किम में, नागालैंड में। तो ये भाई कहाँ पर है सेला सुरंग परियोजना? तो ये आपको बता दूं कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। सीमा सड़क के महानिदेशक ने 980 मीटर लंबी सेला सुरंग के लिए एक अंतिम विस्फोट किया था और ये संपूर्ण सेला सुरंग परियोजना के तहत उत्खनन कार्यों में चरम लास्ट बिंदु था। सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है भाई? तो ये पश्चिम कामेंग जिले में है। जो अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी कामेंग जिला है, कौन सा जिला है भाई? पश्चिम कामेंग जिला, पश्चिम कामेंग जिला है, वहां पर स्थित है। इस परियोजना में कुल 2 सुरंगें हैं और पहली सुरंग है 980 मीटर की और दूसरी सुरंग है जो है 1555 मीटर की। इस परियोजना में सुरंग 1 के लिए 7 किलोमीटर की पहुंच सड़क का निर्माण किया गया है और दूसरी जो है उसके लिए 1.3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये परियोजना है कहाँ पर। अगला सवाल है, उमंग रंगोली उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उमंग रंगोली उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृति मंत्रालय जो है, तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपका क्या सही है। तो पहला कथन पर विचार किया जाए, संस्कृति मंत्रालय 24 जनवरी 2022 को रंगोली बनाने का कार्यक्रम उमंग रंगोली उत्सव आयोजित कर रहा है। 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में ये सब सारी घटनाएं हुई हैं। तो क्या दोनों सही? बिल्कुल दोनों सही हैं। तो आपको बता दूं कि संस्कृति मंत्रालय जो है 24 जनवरी को अभी हाल ही में रंगोली महोत्सव उत्सव का आयोजन किया और इसी दिन राष्ट्रीय बालिका जो है दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष जो है इस दिन को मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत बालिकाओं का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और ये आयोजन जो हुआ है इसमें इस प्रस्तावित कि भाग लेने वाली टीमें देश की महिला स्वतंत्रता सेनानियों, महिला रोल मॉडल के नाम पर सड़कों चौराहों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी रंगोली सजाएंगी और देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर रंगोली की सजावट की जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है भाई, डीप ओशन करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इसे जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 5 साल के लिए 4077 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो देखो इस पे सही पर विचार करना है, क्या सही है। अगला कथन है, यह एक एक बहु मंत्रालयी और बहुविषयक कार्यक्रम है जिसमें गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया गया है। विकल्प क्या है भाई? केवल 1, 2, 1 और 2। तो आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वह है 1 और 2, दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन क्या है? इस जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाया गया डीप ओशन मिशन और यह एक DOM के बहुआयामी मंत्रालयी बहुविषयक कार्यक्रम जिसके साथ समुद्र में क्या करना है, प्रौद्योगिकी विकास पर जोर दिया गया है। तो ये समुद्र के जो है, हालांकि ये ब्लू इकोनॉमी अर्थात नीली अर्थव्यवस्था का पथ प्रदर्शक भी होगा, ये ब्लू इकोनॉमी का बेस भी बनेगा ये। तो भारतीय नौसेना की इसमें बेहद भूमिका होगी। तो भारतीय नौसेना जो है डीप ओशन काउंसिल के सदस्य है और वह गहरे पानी में जो है मानव चालित पनडुब्बी की लॉन्चिंग और रिकवरी में शामिल रहेगी। तो इस मिशन में जो है भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा रोल होगा।
है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हाँ अगले सवाल कह रहा है कि मध्य अक्षांश के रेगिस्तानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य अक्षांश रेगिस्तान वे हैं जो वर्षा छाया क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के कारण मौजूद हैं। लद्दाख रेगिस्तान, मध्य एशिया का गोबी मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया मरुस्थल एक पठार पर पाए जाने वाले रेगिस्तान हैं। गोबी मरुस्थल का निर्माण वर्षा छाया के प्रभाव से तथा पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण महाद्वीपीयता के कारण हुआ है। तो ये भूगोल का जो है तत्काल चर्चा के कारण जो है इस तरह के सवाल आए। तो आपको बता दूं कि इसमें केवल देखो 3 गलत हैं, ठीक। 3 गलत होने के कारण जो है सी और डी एस ये गलत हो जाएंगे। एक सही है ऑलरेडी विकल्प और दूसरा भी सही, दो की दोनों कथन सही, इसलिए आंसर जो है हम लोगों का बी हो जाएगा। तो जो गोबी मरुस्थल का निर्माण वर्षा छाया क्षेत्र के प्रभाव से थोड़ी हुआ है, वहां तो बादल ही नहीं जा पाते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र में है ना। अच्छा, पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण महाद्वीपीयता के कारण नहीं हुआ है भाई। पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण जो है महाद्वीपीयता के कारण थोड़ी हुआ है। ये भी एक पठारी क्षेत्र है, पेंटागोनिया का पठार, क्योंकि गोबी मरुस्थल वर्षा छाया क्षेत्र में है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें ये गलत है, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो देखो मध्य अक्षांश रेगिस्तान वर्षा छाया क्षेत्रों की महाद्वीपता के कारण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी आपका सही है कि लद्दाख रेगिस्तान, मध्य एशिया गोबी रेगिस्तान, अमेरिका का पेंटागोनिया रेगिस्तान एक पठार पर पाए जाने वाले रेगिस्तान है। तो गोबी डेजर्ट आप देखेंगे कि जो मंगोलिया का जो है पठार है उस पर स्थित पठार है, मरुस्थल है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ये आप सभी को मालूम है। भारतीय पर्यावरण सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। तो देखो भाई, भारतीय पर्यावरण सेवा तो अखिल भारतीय सेवाएं भारत में 3 ही हैं। कितनी है? 3 ही है केवल। आपको बता दूं कि इसमें जो है विकल्प 2 और 3 होना चाहिए, हालांकि विकल्प गलत टाइप हुआ है। 2 और 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सभी के सभी विकल्प गलत हो गए जी। तो 2 और 3 सही है आपका। एक तो भारतीय पुलिस सेवा सही है और भारतीय वन सेवा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय सेवा कैडर में एक स्वतंत्र भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है। तो ये जो है 3 तरह की सेवाएं इसमें हैं। एक तो जो है अखिल भारतीय जो आपका प्रशासनिक सेवा है, आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये जो है 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में। ये तो यूपीएससी के थ्रू इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में चयन होता है, वहीं से ये अधिकारी आते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित कब मनाया जाता है? तो ये आपको अभी हाल ही में मनाया गया 25 जनवरी को। तो हर वर्ष, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन, और इसी दिन से हम लोग जो है निर्वाचन आयोग का इस स्थापना दिवस को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में हर साल 25 जनवरी को में कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो ये सबको मालूम है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ साथ एक दिवस और भी मनाया जाता है, वह है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम इनमें से क्या रखने की घोषणा की है? लखनऊ सुपर जॉयंट्स, लखनऊ सुपर मेगा, लखनऊ मेगा हार्ट्स, लखनऊ टेट्रा हार्ट्स। तो आपको बता दूं कि ये जो नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जॉयंट्स, जो तो इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा कर दिया है। संजय गोयनका ग्रुप इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स होगा। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। कि लाहौर को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन किया है।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आईसीसी की तरफ से साल 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर इनमें से किसे चुना गया है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो ये है स्मृति मंधाना। तो आप जानते हैं कि भारतीय स्टार स्मृति मंधाना जो है सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए ये ऑलराउंडर हैं। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तो 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है और इनकी टक्कर इंग्लैंड में टैमी बीमोंट, दक्षिण अफ्रीका की लीजेल ली और आयरलैंड की जो है उनका क्या नाम था गैबी लुइस इनसे था। अगला सवाल है असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन। तो आपको बता दूं कि टाटा कंपनी के ओनर रतन टाटा को जो है असम सरकार ने असम वैभव असम का सर्वोच्च पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, असम में। सवाल करा है कि हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो ये है भाई केरला में। तो केरला में हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने पाया है इसकी 2 प्रजातियां किसकी पाई हैं? जीनस गनोडर्मा से संबंधित 2 कवक की प्रजातियां पहचान की। इनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से होता है। तो जो नारियल के तने में सड़ जाता है इसी कवक के कारण से होता है। और जो गनोडर्मा सीडोएप्लोनेटम के संक्रमण जड़ों से शुरू होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया? नेपाल, चीन, रूस, भारत। तो ये अपना देश भारत है जो विश्व में सर्वाधिक खीरे का निर्यात कर रहा है। तो कृषि क्षेत्र में ये एक अच्छी पहल है। तो ये रहा भाई डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला। इस तरह की श्रृंखला से आप जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम्स को ज्वाइन करें श्यामायस, जहाँ पे PDF आपको अवेलेबल रहेगा। और अगर जो लोग नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब करें। चलिए आइए फिर कल मिलते हैं ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।